ये तुम्हारा इवेपोरेशन हो गया। चलो अब थोड़ी सी और खुराफात कर लेते हैं, है ना, खाली तो बैठे ही हुए हैं तो थोड़ी सी खुराफात कर लेते हैं। लेट्स से कि मैं इस ओपन कंटेनर को बंद कर देता हूँ, है ना, या एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं पहले से। चलो मैंने x ग्राम्स ऑफ लिक्विड लिया, ये लिक्विड, उसे एक कंटेनर में डाला, उस कंटेनर को ऊपर से बंद कर दिया, ठीक है, मैंने x ग्राम्स लिया था। मैं 1 घंटे 2 घंटे 10 घंटे या कुछ समय बाद बेसिक लिया है और फिर मैंने इसको फिर से वेट किया, इस बार y ग्राम्स आया। तो x और y में क्या रिलेशनशिप है, x इक्वल टू वाई, x इज लेस देन y और x इज ग्रेटर देन y, क्या होना चाहिए? इवेपोरेशन हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा होगा, तो क्या x शुड बी ग्रेटर देन y? नहीं, x विल बी इक्वल टू y इन दिस केस। ऐसा क्यों हो रहा होगा? तुम सही हो ये सोचने में कि सर इवेपोरेशन तो हो रहा होगा, है ना, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि दीज इवेपोरेटेड मॉलिक्यूल्स आर नॉट एस्केपिंग टू द एटमॉस्फेयर, दे आर नॉट गेटिंग लॉस्ट, दैट मास इज नॉट गेटिंग लॉस्ट। जहां पर भी है वो इस कंटेनर के अंदर ही है, ठीक है। तो इस कंटेनर को अगर मैं वे करूंगा तो पहले अगर x था और बाद में अगर y आया है ना, तो x इज इक्वल टू वाई, क्योंकि कोई भी वेपर, कोई कुछ भी मास लॉस नहीं हुआ है, ठीक है। यू नीड टू रिमेंबर दिस, कुछ भी मास लॉस नहीं हुआ है। तो ऐसा हो क्यों रहा होगा वो देखते हैं। तो ध्यान से अगर हम देखें तो ये मॉलिक्यूल्स, लिक्विड मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में एस्केप कर गए हैं, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में तुमने पढ़ा होगा कि जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो वेपर्स होते हैं, दे कीप मूविंग इन रैंडम डायरेक्शंस एट रैंडम वेलोसिटीज, है ना, ये याद होगा तुम्हें। एंड दे कीप कोलाइडिंग विद ईच अदर एंड दी वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे तो टकरा ही रहे होंगे, लेकिन ये जो सरफेस है इस सरफेस पे भी टकरा रहे होंगे। तो यहां दो चीजें हो रही होंगी। पहली चीज, फर्स्ट, वेपर्स मस्ट बी कोलाइडिंग with the surface of the vessel and getting stuck to it. कुछ उस पर स्टिक कर रहा होगा। दूसरा यहां पे क्या हो रहा होगा, वेपर्स मस्ट बी colliding with the surface of the liquid। ये लिक्विड के सरफेस से भी टकरा रहे होंगे, है ना, ये लिक्विड के सरफेस से भी टकरा रहे होंगे। इस केस में या तो टकरा के बाउंस कर रहे होंगे या फिर बल्क में घुस जा रहे होंगे, है ना। सरफेस ऑफ द मस्ट बी कोलाइडिंग विद द सरफेस ऑफ द लिक्विड and either getting bounced or entering the bulk, ठीक है, bulk of the liquid। यहां पर ऐसा कुछ हो रहा होगा, ठीक है जी, यहां पर ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो ये दोनों के दोनों केसेस में जो प्रोसेस हो रहा है, हम उस प्रोसेस को कहते हैं द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है। वेपर फेजेस दोनों के दोनों केसेस में आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फेज। ध्यान से देखो, इसमें जब ये स्टिक कर जाएंगे तो धीमे धीमे ये ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहां पर भी जब ये
अंदर घुस जाएंगे इस बल्ब के अंदर तो भी वेपर फेज से लिक्विड फेज में आ गए, है ना। तो दोनों के दोनों केसेस में क्या हो रहा है, दैट वेपर्स आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं, कंडेंसेशन को क्या कह सकते हैं हम, कंडेंसेशन इज, लिख लेते हैं इसको साथ साथ, कंडेंसेशन इज a spontaneous conversion of vapor molecules into liquid molecules, है कि नहीं। इस तरीके से अगर हम देखें, इट इज an opposite process of the process of evaporation। भाई इवेपोरेशन के प्रोसेस के एकदम उल्टा प्रोसेस आ रहा है ना, ये है ना। ठीक, सेकंड चीज के बारे में यह है कि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। दिस इज गोइंग टू टेक प्लेस विदाउट एनी हेल्प, नेचुरली होता रहेगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। थर्ड, हम इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं कि भाई वेपर से लिक्विड में जा रहा है, दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट इट। जबकि इवेपोरेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, इवेपोरेशन को वी वर रिप्रेजेंटिंग इट एज लिक्विड टू वेपर्स। ठीक है, क्लियर ये बात। नाउ वी कैन सी दैट इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन आर टू डिफरेंट येट ऑपोजिट प्रोसेसेस, दोनों के दोनों ऑपोजिट प्रोसेस हैं, ठीक है। अब तुम ये भी ध्यान से देख सकते हो कि भाई यहां पर ये वेसल क्लोज्ड है, तो दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली भी हो रहे हैं, बोथ द प्रोसेसेस आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो यहां पे तुम लिख सकते हो, यहां पे लिख सकते हो both the processes are opposite and are taking place simultaneously। अगर दो अपोजिंग फोर्स एक साथ हो रहे हों, दो अपोजिंग प्रोसेसेस एक साथ हो रहे हों, तो क्या होगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहां पर इक्विलिब्रियम सेट हो जाए, है ना। ये हमने पढ़ा है केमिकल इक्विलिब्रियम में कि जब किसी क्लोज्ड कंटेनर, ध्यान रखना हमेशा क्लोज्ड में ही होगा, अगर ओपन हुआ तो कंडेंसेशन होगा नहीं, तो इक्विलिब्रियम सेट होने के चांसेस भी नहीं है। तो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या पढ़ा था कि जब कोई किसी क्लोज कंटेनर के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही हो और वो रिवर्सिबल हो, मतलब उसके फॉरवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन भी हो और रिवर्स डायरेक्शन की रिएक्शन भी हो, और दोनों की दोनों साइमल्टेनियसली उसी कंटेनर के अंदर हो रही हैं, तो इक्विलिब्रियम विल सेट। अब कैसे इक्विलिब्रियम सेट होगा वो हम देखते हैं, ठीक है जी। कैसे होगा, देखो t इक्वल्स टू 0 पे अगर हम बात करें, t इक्वल्स टू 0 पे क्या हुआ, t इक्वल्स टू 0 वो टाइम है जब हमने इसके अंदर जस्ट लिक्विड डाला है और इसको ऊपर से क्लोज किया है, उस वक्त ओनली लिक्विड इज प्रेजेंट, ठीक है। देयरफॉर ओनली इवेपोरेशन वाज हैपनिंग, है ना भाई, सिर्फ लिक्विड ही तो प्रेजेंट है, वेपर्स तो है नहीं, तो सिर्फ इवेपोरेशन हो रहा होगा। दूसरा,
रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी मैक्सिमम। भाई इससे ज्यादा हो सकता है कभी नहीं, मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, अच्छा मान लो t इक्वल्स टू टी आ जाता है टाइम, उस टाइम पे क्या हो रहा होगा भाई, कुछ इवेपोरेशन ऑलरेडी हो चुका होगा, तो उस वक्त लिक्विड भी प्रेजेंट होगा और वेपर्स भी प्रेजेंट होंगे। अगर लिक्विड और वेपर प्रेजेंट है तो इवेपोरेशन भी हो रहा होगा और कंडेंसेशन भी हो रहा होगा। ठीक है जी, और ध्यान ध्यान रहे, इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन व्हाट, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, सरफेस एरिया, नेचर ऑफ द लिक्विड एंड ड्राई एयर, फ्लो ऑफ ड्राई एयर। तो फ्लो ऑफ ड्राई एयर तो नहीं है, टेम्परेचर हमने यहाँ पे कांस्टेंट लिया है, टेम्परेचर कांस्टेंट है थ्रू आउट। ठीक है, ये पूरे इस डिस्कशन में ध्यान रखना है, एवरीवेयर वी हैव टॉक्ड अबाउट, जब भी हम दो सिचुएशंस की बात कर रहे होंगे, दोनों के दोनों सिचुएशंस में टेम्परेचर हम सेम ले रहे होंगे, अनलेस अनटिल इट हैज बीन मेंशन्ड टेम्परेचर सेम है, तो टेम्परेचर सेम है वो भी दे रहा है। अभी सरफेस एरिया की बात करें, सरफेस एरिया भी कांस्टेंट है, ठीक, नेचर ऑफ द लिक्विड सेम लिक्विड ही है, तो चारों के चारों फैक्टर सेम है, इसका मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन विल नॉट चेंज, इट विल बी मैक्सिमम ओनली, ये चेंज नहीं होगा, होगा मैक्सिमम लेकिन उतना ही होगा जितना पहले था। लेकिन कंडेंसेशन यहाँ पे अभी रेट ऑफ इवेपोरेशन सॉरी रेट ऑफ कंडेंसेशन जो है ये इंक्रीज कर रहा होगा। क्यों कर रहा होगा भाई इंक्रीज? क्योंकि नंबर ऑफ वेपर्स या अमाउंट ऑफ वेपर्स इज धीमे धीमे इट इज गेटिंग इंक्रीज्ड। एक टाइम ऐसा आएगा, अब जब तुमको पता है कि भाई एक कांस्टेंट है और एक इंक्रीज कर रहा है, तो एक तो पॉइंट आएगा ना, एक तो टाइम आएगा ना जिसपे ये इसका रेट, कंडेंसेशन का रेट और जो इवेपोरेशन का रेट है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। और हम ये पढ़ चुके हैं इक्विलिब्रियम में, चाहे फिजिकल हो चाहे केमिकल हो, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस becomes equal to the rate of reverse process, then equilibrium is established. ठीक है, that is the very definition of equilibrium. तो let's say t equilibrium करके कोई एक टाइम आता है जिसपे डेफिनेटली लिक्विड है और यहाँ पे वेपर्स भी हैं, तो यहाँ पे इवेपोरेशन तो हो ही रहा है और यहाँ पे कंडेंसेशन भी हो रहा है, लेकिन यहां पर रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बिकम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। क्योंकि अगर रेट ऑफ कंडेंसेशन एक बारी रेट ऑफ इवेपोरेशन के इक्वल हो गया तो जितना लिक्विड वेपर में जा रहा है उतना ही वेपर लिक्विड में भी आ रहा है, तो अमाउंट ऑफ वेपर्स जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, अमाउंट ऑफ लिक्विड जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, लेकिन रेट ऑफ इवेपोरेशन या जो प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन है वो प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन रुकेगा नहीं, रेट ऑफ इवेपोरेशन चेंज नहीं होगा, और जो रेट ऑफ कंडेंसेशन है वो भी चेंज नहीं होगा, लेकिन प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन चालू रहेगा। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं कि रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाएंगे, रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बिकम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, amount of vapors constant, amount of liquid constant। ठीक है, ये क्लियर है, अमाउंट ऑफ लिक्विड कांस्टेंट। एक और चीज जो होगी यहां पे वो होगी कि प्रोसेस of evaporation and condensation continue। ये दोनों के दोनों प्रोसेस होते रहेंगे, इस वजह से we call this equilibrium as dynamic equilibrium। That means the liquid and the vapors will be in dynamic equilibrium with each other। ठीक है, तो मैं इसे मिटा रहा हूं, अगर तुम्हें नोट डाउन करना है तो तुम पॉज कर सकते हो, नोट डाउन कर लो, मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, डायनामिक
इक्विलिब्रियम बिटवीन वेपर्स एंड liquid molecules is established. ठीक है। अच्छा, किसी को अगर डायनामिक इक्विलिब्रियम ना समझ में आ रहा हो तो मैं उनके लिए बता देता हूँ। कंसिडर करो कि जैसे इस वाले केस में क्या हो रहा है कि कंडेंसेशन का प्रोसेस भी लगातार चल रहा है और इवेपोरेशन का प्रोसेस भी लगातार चल रहा है। अगर कभी ऐसा हो जाए कि भाई एक बार इक्विलिब्रियम में आए और दोनों के दोनों का लाइक कंडेंसेशन भी रुक जाए और इवेपोरेशन भी रुक जाए, तो हम उस इक्विलिब्रियम को कहेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है। इसका दूसरा एग्जांपल कैसे ले सकते हो? कभी देखा होगा कि जो किचन का सिंक होता है उसमें कोई मग या कोई बर्तन रखा हुआ है और ऊपर से तुमने एक टैप खोल दी, तो क्या होता है, धीमे पहले तो पानी भरता है और एक बारी उसका लेवल जो है बर्तन में पानी का लेवल वो एक बारी एक कांस्टेंट पे आ जाए तो उसके बाद सारा का सारा पानी ओवरफ्लो करके निकलता रहता है। तो जितना पानी अंदर आ रहा है बर्तन के, उतना ही पानी बाहर भी जा रहा है। तो उसकी वजह से उसका जो पानी का जो लेवल है बर्तन के अंदर वो कांस्टेंट हो गया। तो दैट लेवल ऑफ वाटर इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है जी। नाउ इसमें आगे और एक चीज और देखते हैं। ये डायनामिक इक्विलिब्रियम हो गया है ना, डायनामिक इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने दो चीजें तो एटलीस्ट पढ़ी थी अगर इक्विलिब्रियम सेट हो जाए तो। पहली कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन द प्रोडक्ट बिकम्स कांस्टेंट, और अगर कोई गैसियस स्टेट में हो या गैसियस रिएक्टेंट के प्रोडक्ट हो तो उसका प्रेशर कांस्टेंट हो जाता था। तो इसमें गैसियस स्टेट में कौन से हैं? वेपर्स। ठीक है, therefore vapors are in gaseous state, hence their pressure should become constant। ठीक है, ये क्लियर हुई? इस प्रेशर को, जो कि इक्विलिब्रियम सेट होने के बाद वेपर्स का जो प्रेशर आता है, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द प्रेशर exerted by the vapors of the liquid on the surface of the container and the surface of the liquid in the state of equilibrium at a particular temperature. This is called your vapor pressure. ये तुम्हारा वेपर प्रेशर हो गया। ठीक है जी। तो हाँ, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है। अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन को, तो हमने देखा कि रेट ऑफ इवेपोरेशन एक कांस्टेंट वैल्यू रहा शुरुआत से, क्योंकि भाई अमाउंट ऑफ वाटर जो है लिक्विड है, अमाउंट ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस रिमेन्स कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट रहेगा तो चेंज, ये रेट ऑफ इवेपोरेशन चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन कांस्टेंट। लेकिन जैसे जैसे इवेपोरेशन होता गया तो वेपर्स का नंबर अमाउंट बढ़ता गया, उसी के कारण रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ता चला जाएगा।
और धीमे 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 डिक्रीज करते हुए एक पॉइंट पे आके एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा, एक पॉइंट पे आके एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ इवेपोरेशन के। ये टाइम क्या हो गया, दिस टाइम विल बी t इक्वल्स टू टी इक्विलिब्रियम, दैट वाज t इक्वल्स टू 0, दिस वाज द टाइम। ठीक है, टाइम वर्सेस रेट का ये हमने ग्राफ बनाया। ठीक है, तो टी इक्विलिब्रियम विद टाइम, ये पॉइंट है, ये ध्यान रखना आगे। ठीक है, अच्छा, हाउ डू वी मेजर, ये पार्ट हम देख लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर। मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर ये कैसे करते हैं, ये 2-3 तरीके हमारे पास में है ना। पहला तरीका क्या है, फर्स्ट इज यूजिंग अ मैनोमीटर। ठीक है, यू ट्यूब मैनोमीटर, वो जिस पे वीडियो देख रहे हो वो यूट्यूब नहीं। ठीक है जी, मान लो कि ऐसी हमने एक लिक्विड रखा है, ऐसे इसमें लिक्विड है, यहाँ पे वेपर्स हो चुके होंगे, इन वेपर्स का कुछ प्रेशर होगा, तो हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू इज बेसिकली हम यहाँ पे एक ना ट्यूब कनेक्ट कर देते हैं। एक यू शेप की एक ट्यूब होती है, कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन वाली, हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। इसके अंदर एक लिक्विड होता है, ठीक है। अभी मान लो ये बंद कंडीशन में है, जब बंद कंडीशन में होगा तो ये जो पर्टिकुलर लेवल है, इस लिक्विड का जो लेवल है वो दोनों लिम्ब्स पे सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर इधर भी सेम है, इधर भी सेम है। जैसे ही मैंने इसे खोला तो यहाँ क्या होगा, प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड विल गेट ट्रांसफर्ड हियर, यहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा, तो ये जो लिक्विड है इसका लेवल जो हो जाएगा वो नीचे हो जाएगा, और इसका लिक्विड जो का लेवल जो है वो ऊपर हो जाएगा। ठीक, ये लेट से ये हाइट जो है इन दोनों लिम्स के बीच में, दिस इज h। तो इस h यह पढ़ा होगा तुमने, दैट प्रेशर इज इक्वल्स टू रो इंटू जी इंटू एच। तो दिस P इज द वेपर प्रेशर। ठीक है जी, दिस इज व्हाट दिस इज, है ना, इतना है इसमें। इस तरीके से हम इसके वेपर प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। सेकंड जो है, इसी तरीके से वैसे हम बैरोमीटर भी यूज कर सकते हैं, बैरोमीटर में भी इस तरीके से हम इसका प्रेशर मेजर कर लेंगे। ठीक है,